हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीरिया के उस एंगल के बारे में बातचीत करेंगे जिसका जुड़ाव भारत से है और भारत के साथ में सीरिया के जो संबंध रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या हमें जानने समझने की ज़रूरत है, इसको एक ब्रीफ डिस्कशन के जरिए आज हम लोग एक एक करके देखेंगे और इससे जो जुड़े हुए पहलू हैं इस पर भी विचार करेंगे। देखो, जब हम IR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमें किसी खास कंटेक्स्ट पे ही फोकस नहीं करने की ज़रूरत होती है, बल्कि उसके कई सारे जो आयाम हैं, एंगल्स हैं, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए उसका विश्लेषण करना ज़रूरी हो जाता है। कई बार IAS के प्री में और मेंस एग्जामिनेशन में इस हिसाब से सवाल बनते हैं ताकि आप अप्रोच के आधार पर उसका सही उत्तर दे सकें। किसी एक घटना के आधार पर आपसे सवाल नहीं पूछेगा, किसी एक गतिविधि के आधार पर आपसे सवाल नहीं पूछेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज हम जिस बिंदु पर बातचीत करने वाले हैं वह जुड़ा हुआ है भारत की गतिविधियों से, जो कि सीरिया में हमने लंबे समय से देखे हैं। और राइट नाउ जबकि सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, बशर अल असद ने अपने लंबे शासन के दौरान में जो अपना दबदबा बनाया था उस दबदबे की समाप्ति हो गई है। वहाँ पर निर्वात यानी वैक्यूम की स्थिति पनप गई है। वो अब चले गए मॉस्को यानी रूस में उनको शरण मिल गया है। और राइट नाउ सीरिया में जो एक तनातनी की स्थिति है, तनाव की इस स्थिति में भारत अपने आप को किस तरीके से उस पार्टिकुलर देश में और इनफैक्ट उस पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में देखता है, इसके बारे में जानना समझना बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम लोग दो एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो यहाँ पर एक एंगल है वो ये कि सीरिया में वर्तमान स्थिति क्या कहती है। दूसरा एंगल ये कि भारत के सीरिया एवं बेसिकली पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के साथ जो अपना हित है, जो अपना इंटरेस्ट है, वो क्या कुछ कहता है, इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण डायमेंशंस है इस पर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया सीरिया में वर्तमान स्थिति को यदि हम देखें तो ये क्या है। मैंने अभी आपको संकेत किया भी कि बशर अल असद के मॉस्को में शरण लेने के बाद रूस के द्वारा इनको जब शरण दे दिया गया है तो राइट नाउ वहां पर ऐसा लग रहा है मानो जैसा कि 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से बुढ़िया बिस्तरा बांध करके जाने का निर्णय लिया और अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरीके से वहां पर अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित करना शुरू कर दिया, तो एक असमंजस की स्थिति देखी गई थी। और उस दौरान भी कई बार ये सवाल उठ रहे थे कि भारत ने अफगानिस्तान में जो इतना बड़ा निवेश किया हुआ है उसका क्या होगा, क्या भारत अपना हित अफगानिस्तान के साथ साध सकेगा या नहीं साध सकेगा। कई सारे जो तमाम सवाल थे उस समय भी उभर रहे थे। तो कुछ ऐसी ही स्थिति दोस्तों राइट नाउ यहां हमें सीरिया में भी देखने को मिल रही है, जबकि अफगानिस्तान जैसा वातावरण वहां उभर गया है। पूछिए कैसे। दरअसल जो वर्तमान में HTS है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने लगातार देखी है अलग अलग स्तरों पर, जो ये हयात तहरीर अल शाम है, इसके द्वारा बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई है ये बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ने के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा वहां पर ISIS का जो प्रभाव है इसे भी हम कम करके नहीं देख सकते हैं। इसके द्वारा भी अक्सर वहां अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश की गई है। और हाल ही में अमेरिका ने यह चेतावनी भी जारी की है कि वर्तमान में जिस तरीके से सीरिया में वैक्यूम यानी कि एक राजनैतिक निर्वात की स्थिति पैदा हो गई है, ऐसे में हम कदापि ISIS को इसका लाभ उठाने नहीं देंगे। और इसके अलावा अन्य भी कई सारे जो विद्रोही गुट हैं वहां पर अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच जो HTS है, जिसके द्वारा लगातार बशर अल असद सरकार के अगेंस्ट में अपने गतिविधियां दर्शाई जा रही थी और अभी जिस तरीके से उसने इस सत्ता को उखाड़ फेंका है और अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की है, इसका यह कहना है कि देखिए साहब, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जुड़ाव किसी भी ऐसे संगठन से न हो जिसको लेकर के आपको आपत्ति रहती है, जैसे कि अल कायदा या फिर ISIS।
दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अलकायदा से एचटीएस का बहुत पहले जुड़ाव था और बाद में 2016 में इसने अलकायदा से अपना जुड़ाव समाप्त करके और स्वतंत्र तौर पर इस सीरिया वाले क्षेत्र में अपने प्रभाव को और अधिक मजबूत करने की कोशिश की थी। तो राइट नाउ एचटीएस का तो यही कहना है कि हम यहाँ पर जो आम जनता है इनको किसी भी स्तर पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जो सामान्य शांति व्यवस्था कायम की जा सकती है, जो सामान्य जनजीवन को सुचारू तरीके से संचालित किया जा सकता है, इस पर हम भरसक प्रयत्न करेंगे और बेहतर तरीके से सरकार के संचालन की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि इनके द्वारा जो ये बातें कही जा रही हैं ये कितनी खरी उतरती हैं। गेटिंग इट? तो ये सारी चीजें यहां पर इस बात को इंडिकेट करती हैं कि वर्तमान में सीरिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक ऊहापोह की स्थिति अभी भी बनी हुई है और इसी स्थिति में जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पहले भी कई बार जिक्र किया है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा कि इजराइल के अगेंस्ट में जिस तरीके से सीरिया, लेबनान और ईरान और हिजबुल्लाह, यमन, इन सभी का जो एक प्रभाव था वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा था। और ऐसे में जबकि सीरिया से जो बशर अल असद का शासन की समाप्ति हो गई है, ऐसे में एक जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ऐसे में कई सारे देशों के लिए एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर पैदा हो रहा है। क्वेश्चन मार्क इस कारण से पैदा हो रहा है कि जो ईरान है, ईरान को अब सीरिया में ऐसा कोई बेहतर जो बेस है वह नहीं मिल पाएगा ताकि वह हिजबुल्लाह या लेबनान के साथ सपोर्टिव वे में भूमिका निभाते हुए इजराइल का विरोध कर सके। इसके अलावा जो रूस है, रूस भी सीरिया वाले क्षेत्र में लगातार अपनी नौसेना और वायुसेना का बेस बनाए हुए था, अड्डा बनाए हुए था। अब ऐसी स्थिति में इसके लिए भी यह सोचने वाली बात हो जाएगी कि क्या ये अपने नौसेना और वायुसेना के बेस को वर्तमान में कंटिन्यू रखे या फिर अपने इस बेस को समाप्त कर दे। गेटिंग इट? इसके अलावा जो अन्य अरब देश हैं इनको भी इस पार्टिकुलर रीजन में नुकसान झेलना पड़ सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर एक मैप के द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पार्टिकुलर इलाका है, ये जो आप हल्का ग्रीन कलर से ये शेडेड एरिया आप देख रहे हैं, इसे शियाइट क्रेसेंट के तौर पर जाना जाता है। शियाइट क्रेसेंट कहने का मतलब शिया बहुल या फिर शिया प्रभावी जो क्षेत्र है वो इससे जुड़ा होता है, जिसमें ईरान, लेबनान और जो ये पार्टिकुलर क्षेत्र है सीरिया का वो सब इससे जुड़ा हुआ माना जाता है। इराक वाला जो क्षेत्र है वो माना जाता है जहां पर शिया प्रभाव बहुत अधिक देखा जाता है। हालांकि जब हम सीरिया के कॉन्टेक्स्ट में विशेष करके बात करते हैं तो सीरिया में बेसिकली जो आबादी है, वो आबादी जो है वो बेसिकली सुन्नी बहुल है और जो दबदबा है जिसका प्रभाव रहा था वो रहा था शिया मुस्लिम का, है ना। तो यहां पर अभी वर्तमान में जो स्थिति है कि जो बशर अल असद थे, बशर अल असद शिया संप्रदाय से बिलोंग करते थे और इसके कारण उनको यहाँ पर ईरान के द्वारा लगातार सपोर्ट भी दिया जा रहा था। अब जबकि बशर अल असद का शासन यहाँ से समाप्त हो चुका है तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर शिया प्रभाव रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। और जब ये प्रभाव नहीं रहेगा तो इस पार्टिकुलर क्षेत्र में जो एक शिया दबदबा देखा जा रहा था, इसको इस कंटेक्स्ट में नुकसान मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जब हम तुर्की के कंटेक्स्ट में बात करें तो तुर्की को इस पार्टिकुलर रीजन में एक सकारात्मक लाभ मिल रहा है, वो ये कि तुर्की के द्वारा लगातार बशर अल असद के अगेंस्ट में जो भी सेना थी उसका समर्थन किया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से बशर अल असद की सत्ता को समाप्त किया जाए और अंततः इनको यहाँ सफलता मिलती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो इजराइल है, इजराइल इस कंटेक्स्ट में अभी वर्तमान में बहुत अधिक कंसर्न्ड है, चिंतित है कि आखिर सीरिया में चलो एक तो सत्ता की समाप्ति हुई है, लेकिन जो सत्ता पर काबिज होगा, जो अपने नियंत्रण में पूरी शक्ति को रखेगा, वह
कितना अधिक मजबूत हो सकता है, उसके साथ हम किस सीमा तक व्यवहार कर सकते हैं, किस सीमा तक हम उसके साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं, ये आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इसी के कंटेक्स्ट में जब हम आगे बातचीत करते हैं भारत के बारे में, तो भारत और सीरिया के बीच में जो संबंध रहा है और बेसिकली पश्चिम एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीरिया के साथ भारत की अपनी नीति रही है, उस हिसाब से हम थोड़ा सा इन सभी डायमेंशंस को देखते हैं। और कभी भी यदि आपसे कोई भी सवाल भारत की पर्सपेक्टिव में पश्चिम एशियाई देशों के कंटेक्स्ट में पूछा जाता है, तो आप इस डायग्राम के माध्यम से इसका बहुत ही बेहतर तरीके से उत्तर दे सकते हैं। देखो, यहाँ पर कई सारे मैंने डायमेंशंस मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि भारत ने सीरिया में लंबे समय से जो अपना निवेश है, जो अपना इन्वेस्टमेंट है, वो स्थापित किया हुआ था। और कई सारे जो क्षेत्र थे, जैसे कि दवा, जैसे कि आईटी सेक्टर यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र, जैसे कि तेल गैस उत्खनन, जो भारत का ओएनजीसी है, उसका जो विदेश लिमिटेड है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसने यहाँ पर चीन की कंपनी आदि के साथ में मिल करके संयुक्त तौर पर तेल उत्खनन में अपनी भूमिका भी निभाई थी। इसके अलावा जो तिशरीन पावर प्लांट यहाँ पर है, तिशरीन पावर प्लांट के निर्माण में भी भारत के द्वारा अपनी भूमिका निभाई गई थी। इसके अलावा भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी किसे दिया था? सीरिया को दिया था, $240 मिलियन का, है ना। लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि बहुत ही सस्ती दर पर ऋण दिया गया था और कहा गया था कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अपने यहाँ पर जो भी आप निर्माण कार्य कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, उसमें हम आपको सहायता करेंगे। और इसी लिहाज से इतनी बड़ी राशि लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर दी गई थी। अब आप समझिए कि भारत ने सीरिया के साथ जो अपना संपर्क है, किस तरीके से हमेशा बनाए रखा है। बेशक बशर अल असद का शासन था, बेशक 2011 के बाद उनके अगेंस्ट में विद्रोह भड़क चुका था, इसके बावजूद भी भारत का दूतावास सीरिया में विद्यमान था, आज भी विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि दूतावास खाली कर दिया गया है ना। और सीरिया का दूतावास भारत में भी है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां इस चीज को थोड़ा सा हमें फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने समझने की जरूरत है। इसके अलावा हम सभी को पता है दोस्तों कि G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन 2023 में किया गया था, और उसी दौरान में IMEEC की बात की गई थी, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के मद्देनजर, इस आर्थिक गलियारे के हिसाब से यदि हम उसके डायरेक्शन को देखें, उसके पूरे मार्ग को देखें, तो फिर यह मार्ग निश्चित तौर पर ये जो पार्टिकुलर इलाका है, सीरिया वाला जो इलाका है, इससे भी जुड़ता हुआ दिखता है ना। तो यहां पर भी भारत जो है अपना हित देख रहा था। इसके अलावा जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर वाले मुद्दे को लेकर के सीरिया ने लगातार भारत का समर्थन किया है कि नहीं, हम मानते हैं कि कश्मीर आपका है, आप कश्मीर पर आपका ही अधिकार है। आपने 2019 में जो कश्मीर को लेकर के अपना बहुत ही बेहतर कदम उठाया, उसका भी हम सम्मान करते हैं, हम उसको भी अपना समर्थन देते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस तुर्की की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, जिस तुर्की ने यहां पर सीरिया में वर्तमान में तख्ता पलट को लेकर के एक बेहतर स्थिति अपने लेवल पर समझी है, तुर्की भारत के अगेंस्ट में हमेशा से रहा है कश्मीर वाले मुद्दे पर, है ना। और अभी मैं आपको यह भी बताऊं कि तुर्की और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, ये अभी इस निर्वात का फायदा उठा सकते हैं। उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनकी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, वो वहां पर और अधिक अपना प्रभाव स्थापित कर सकती हैं और भारत के अगेंस्ट में वहां पर जो अपना प्रभाव है वो और ज्यादा व्यापक तरीके से बढ़ा सकती हैं, है ना। तो ये चीजें भारत को अभी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्लियर है? अच्छा, आगे जब हम बात करें तो सीरिया में दोस्तों 2023 में एक भूकंप आया था और उस भूकंप के समय में भारत के द्वारा फिर से सहायता की गई थी ऑपरेशन दोस्त नाम से।
है ना। एक अभियान चलाया गया था और उस अभियान का नाम था ऑपरेशन दोस्त। ये सब चीजें आपको जरूर याद रखनी चाहिए। एग्जामिनेशन में यदि मान लो कि कभी इस तरीके से आपको इस पार्टिकुलर एंगल पर, पार्टिकुलर टॉपिक पर लिखने को आ जाए कि भाई हाल ही में जिस तरीके से सीरिया में तख्ता पलट हुआ, वैसे में भारत के हित पश्चिम एशिया के क्षेत्र में किस तरीके से प्रभावित होते हैं, तो बताइए, तो आप बताइएगा, इन सभी एंगल्स के जरिए बताइएगा कि देखिए भारत ने सीरिया में किस तरीके से काम किया है। हाँ, ऑपरेशन दोस्त चलाया था 2023 में जब वहां पर भूकंप आया था। लाइन ऑफ क्रेडिट भारत ने दिया है ना। निवेश किया है, बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जो कंपनियों के द्वारा निवेश किया गया है, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया गया है। भारत ने पश्चिम की ओर देखो नीति के तहत भी सीरिया को महत्व दिया है अपनी लुक वेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत। गेटिंग इट और नॉट। इसके अलावा भारत के द्वारा स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम भी चलाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि 1500 जो सीरियाई विद्यार्थी हैं वो भारत आकर के और विभिन्न प्रकार की जो डिग्री है वो हासिल कर सकते हैं, है ना। सीरियाई विद्यार्थियों के लिए, ये डिग्री, ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये सभी जो पक्ष हैं आपको यहाँ पर भारत के पर्सपेक्टिव में आपको बताने की आवश्यकता होगी, ताकि एक क्लैरिटी आए कि अच्छा भारत का सीरिया के साथ जो ताना बाना रहा है दोस्ती का और विदेश नीति का, कूटनीति का, वो क्या कुछ कहता है। कभी भी यदि जाहिर सी बात है भारत को लेकर के ही आपसे सवाल पूछा जाएगा, है ना, कि आखिर इस पूरे मामले में भारत कहाँ टिकता है, भारत पे इसका क्या प्रभाव देखा जा सकता है और भारत इस पूरे मामले में अपना क्या स्टैंड रखता है। तो भारत का स्टैंड हमेशा से जो रहा है किसी भी देश के संदर्भ में, किसी भी गतिविधि के संदर्भ में, वही स्टैंड यहाँ पर भी उभर रहा है, और वो ये कि जो भी हो उसमें शांति और स्थिरता को महत्व दिया जाए, जो वहाँ की जनता है उसके मानवाधिकार का हनन न हो, है ना। जो भी गुट सरकार में आए, जो भी गुट शासन का नेतृत्व संभाले, उसको इन बातों का ध्यान रखने की सरासर जरूरत है। गेटिंग इट। तो इन सभी वस्तु स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आप इस टॉपिक को यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा के जरिए मैंने आपको भारत के जो अभी हित हैं सीरिया वाले क्षेत्र में, पश्चिम एशिया को लेकर के भारत का जो अपना एक महत्वपूर्ण इंटरेस्ट रहा है कि यह एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में सीरिया में इस तरीके से जो खलबली मची है, कहीं ऐसा न हो कि भारत पर इसका एक नकारात्मक असर देखने को मिले। राइट नाउ जो स्थिति है उसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भारत को कोई नुकसान पहुंचेगा। जहां तक बात आती है ईरान और रूस के साथ भारत के संबंध को लेकर के, तो भारत ने संतुलन के साथ में इन देशों के साथ अपना संबंध बनाए रखा है। तो इस तख्ता पलट के माध्यम से जो वर्तमान में भारत की अपनी नीति है उसको भारत ने कंटिन्यू बनाए रखा है। ठीक है, इन सभी पहलुओं को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से IAS का प्रिपरेशन करें, GS की कंप्लीट तैयारी करने के लिए P2I फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। दोस्तों 17 दिसंबर से सुबह में 8 बजे से इस बैच में कक्षाएँ शुरू हो रही हैं। यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 26,999 रुपए में राइट नाउ विंटर कार्निवल सेल का लाभ उठाते हुए इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अतिरिक्त 6 महीने की वैधता इस कोर्स के जरिए आपको मिल रही है और आप अपनी तैयारी और शानदार तरीके से करते हुए इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कि 2027 या 2028 को विचार करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसे में आप इस महत्वपूर्ण P2I लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं। इस लॉन्ग टर्म बैच की खासियत दोस्तों ये है कि आपको हर विषय को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाया जाएगा, ताकि आप आराम से इत्मीनान से सभी विषयों में महारत हासिल कर सके और नियमित तौर पर आपको अभ्यास भी करवाया जाएगा। तो इस लिहाज से यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, इसकी शुरुआत भी 17 दिसंबर से ही सुबह में 8 बजे से की जा रही है। तो इसके लिए भी
आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र 32,999 रुपये में इसमें आप एडमिशन लेकर के जीएस की संपूर्ण तैयारी, जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4, पीटी मेंस संपूर्ण तैयारी आप इसके जरिए आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो ये डिस्काउंट अभी चल रहा है विंटर कार्निवल के खास मौके पर, ये 13 दिसंबर तक ही लागू है। इसके बाद इसमें जो फी है वो बढ़ जाएगी। और जो ये P2I फाउंडेशन बैच की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो मैंने आपको बता दिया कि 26,999 रुपये में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये बैच उन लोगों के लिए है खासकर जो कि 2026 को टारगेट करते हुए एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके हिसाब से जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो ये एक अंतर है P2I फाउंडेशन बैच में और ये लॉन्ग टर्म बैच में, इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो फिर आप मुझसे इस मेल आईडी के जरिए अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़ सकते हैं dilip.kumar@02, और ये मेरा इंस्टा चैनल है दिलीप सर स्टडी IQ, आप इसके जरिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।